हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस नंबर वन पे। आज की इस सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह के सीरीज में इतिहास का यह प्रथम वीडियो है। इसके साथ ही बिहार स्पेशल का भी सीरीज चल रहा है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी देखिए, जिससे बिहार से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में आपको उसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। लेकिन इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें, जिससे बाकी सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। इस सेगमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। मतलब वे कौन से स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और इससे भी पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। मतलब ये कि कोई व्यक्ति या कोई किसी समाज या कोई देश, इनसे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण घटना या तथ्यों का कालक्रमिक विवरण को हम इतिहास के नाम से जानते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है। और यह याद रखेंगे कि राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने किया था। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, पंचमार्क क्वाइंस। एवं सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगट की कृति है। चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए इन तू शब्द का प्रयोग किया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या इपिग्राफी कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पूरा लिपि विद्या बोला जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो भारतवर्ष का नाम सर्वप्रथम हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। और ये भी याद रखेंगे कि तिथि विहीन अभिलेख कौन सा है? तो तिथि विहीन अभिलेख भी हाथी गुफा अभिलेख ही हैं। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास वी.ए. स्मिथ ने तैयार किया था। आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 कालों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है वो मनुष्य के उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल था। और आद्य ऐतिहासिक का समय 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक आद्य ऐतिहासिक काल को माना जाता है। और ऐतिहासिक काल
600 ईस्वी पूर्व से आगे अभी वर्तमान जितने समय हैं ये सब ऐतिहासिक काल में आते हैं। अब प्राग ऐतिहासिक काल जो होता है उसमें पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है। यही एकमात्र स्रोत होता है जिसके आधार पे हम प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाते हैं, यह अपठनीय है, जिसको हम पढ़ के समझ नहीं पाते हैं कि उस लिखित साक्ष्य का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। लेकिन जो ऐतिहासिक काल होता है उसमें पुरातात्विक स्रोत भी होता है और साहित्यिक स्रोत, दोनों स्रोतों से हमें साक्ष्य की प्राप्ति होती है और हम इससे आसानी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे बीते हुए समय में कौन कौन सी घटनाएं किस किस रूप में हुई हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरणों का प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था और कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। हम केवल वेद व्यास याद रख सकते हैं। अगला है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा वैश्वत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश से उल्लेख मिलता है, किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है, इसको याद रखेंगे। और विष्णु पुराण में मौर्य वंश का, विष्णु पुराण में किसका? मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। और इसके साथ ही यही भी याद रखेंगे कि मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का भी जानकारी मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। अभी इसकी चर्चा हमने ऊपर की थी। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, इसकी भी चर्चा ऊपर की गई है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और किससे मिलता है? तो वायु पुराण से भी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ मनु स्मृति को कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा जाता है? तो स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन
गृह सूत्र में मिलता है, जिसमें प्रारंभ में मात्र 8,800 श्लोक थे और उसका नाम जय संहिता था। लेकिन कुछ समय बाद यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्तसाहर्षि संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। अगला है, पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो पूरा लेख विद्या से शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहेला नाम से प्रसिद्ध है। वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। आगे एक चार्ट दिया गया है जिसमें प्रमुख अभिलेख व संबंधित शासकों का नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं, एक तरफ अभिलेख का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित शासक का नाम दिया गया है। तो हाथी गुफा अभिलेख, जिसको तिथि विहीन अभिलेख भी कहते हैं, और सर्वप्रथम भारतवर्ष की जानकारी उल्लेख हमको इसी में मिलता है। यह जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख, यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और नासिक अभिलेख, यह गौतमी बालश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। अगला है, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो उससे शुंग काल की जानकारी प्राप्त होती है। वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में की है? तो वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन सी यू की नामक पुस्तक में की है। अगला है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक की रचना अलबरूनी ने की थी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। और इसके संबंध में दो बातें और भी याद रखेंगे। यह 1333 ईस्वी में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चीन अपना राजदूत बनाकर भी भेजा था। अगला है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो मार्को पोलो द्वारा पांड्य राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आगे एक चार्ट दिया गया है जिसमें चीनी लेखकों का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण चीनी लेखक थे। पहला फाइयान, फिर वेनसांग और इत्सिंग। फाइयान का समय था 399 से 414 ईस्वी के बीच और वेनसांग 629 से 645 के बीच। ये सब भारत में आने और रहने का समय है। और इत्सिंग 673 से 675 ईस्वी के बीच। फाइयान की रचना क्या थी? ये फाइयान जो था उसने भारत दशा का विवरण दिया था। और वेनसांग सी यू की पश्चात संसार का लेख नामक पुस्तक की रचना की थी। और इत्सिंग प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाओं के बारे में रचना किया है। फाइयान प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा की थी। उसने
गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देवनिर्मित बताया है। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया है। हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि से किसने विभूषित किया है? तो वो वेनसांग है। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है और नीति का पंडित कहा जाता है। इसके विषय में ये 3 नाम याद रखेंगे, अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन रत्न रहा, ये था इत्सिंग। अगला है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। तो सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। और यह इसका समय काल कब का है? तो 510 ईस्वी का है। अगला टॉपिक है हमारा पाषाण काल। पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 कालों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण का समय है 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व तक के समय को पूरा पाषाण काल के नाम से जाना गया और 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व को मध्य पाषाण काल के नाम से और 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के समय को नव पाषाण काल के नाम से जाना गया। पूरा पाषाण काल को भी मुख्य रूप से 3 उपकालों में बांटा गया है, जिसमें पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व और मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईस्वी पूर्व से 9,000 ईस्वी पूर्व के मध्य के सभी कालों को उच्च पूरा पाषाण काल के नाम से जाना गया। आइए एक एक करके अध्ययन करते हैं। पूरा पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पूरा पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो अस्त्र शस्त्र और औजार बनाने के लिए जो निवासी होते थे वो पत्थर का प्रयोग करते थे। इसी के वजह से इस काल का नाम स्टोन एज पड़ गया, पाषाण काल पड़ गया। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो भारतवर्ष जम्बू द्वीप का खंड है। सर्वप्रथम मानव दृष्टि प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? उसको पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा, जो नर्मदा घाटी में स्थित है, हथनौरा से प्राप्त होता है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है और याद रखेंगे इसका प्रचलन दक्षिण भारत में था।
और इसको मेगालिथिक युग के नाम से जाना गया। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। प्रस्तर युग के लोगों के पास यानी स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो प्रथम घरेलू पशु कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। अगला है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो मनुष्यों द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज जौ था। चैकोलिथिक या कैल्कोलिथिक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको हम ताम्रपाषाण युग के नाम से जानते हैं, यानी कॉपर एज के नाम से जानते हैं। आगे एक चार्ट दिया गया है जिसमें पाषाणकालीन स्थल दिए गए हैं और वो किस राज्य में है और उससे प्राप्त साक्ष्य क्या गया है, इसके विषय में जानकारी दिया गया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है इनाम गांव। इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। अगला है दायमाबाद। दायमाबाद भी महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से कलश सावधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे दफनाने के प्रमाण मिले हैं। और सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD संकालिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिला है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ गलत हो गया, हमको इसको फिर से देखते हैं। जिसमें दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से कलश सावधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे दफनाने का प्रमाण मिला है। और दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है? दायमाबाद है। अगला है नौदा टोली। नौदा टोली भी महाराष्ट्र में स्थित है और नौदा टोली का उत्खनन HD संकालिया के द्वारा किया गया और यहाँ से चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। अगला है नेवासा। नेवासा भी महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ पे पटसन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। अगला है ताम्रवती। ताम्रवती राजस्थान में स्थित है और यहाँ से काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। आगे देखते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर जॉन लुबाक ने किया था। और कब किया था? 1865 ईस्वी में किया था। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कर्निंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो भीमवेटिका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है कुम्भकारी। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कुम्भकारी बोलते हैं। तो कुम्भकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ है? तो कुम्भकारी के सर्वप्रथम प्रमाण नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ है।
पेबल उपकरण संबंधित है। पेबल उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो बेलन घाटी से प्राप्त औजार निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई है। अगला है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। अगला है, भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो सबसे प्राचीन ज्ञात मध्यकालीन स्थल मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा है और सराय नहर राय है। अगला है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए थे? तो यह जो है वो मध्य पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त हुआ था। अगला है, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नव पाषाण काल में प्रारंभ किया। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी निर्मित उपकरण सराय नहर से प्राप्त हुआ है। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुतकागेंडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी में स्थित है। और ये जो है अभी पाकिस्तान में है। आगे दिया गया है नौ पाषाणकालीन स्थल और उससे संबंधित राज्य। तो आइए देखते हैं, एक तरफ स्थल है और एक तरफ राज्य। पहला है बुर्ज होम। यह जो है बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है और यहाँ से कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है गुफा कराल। गुफा कराल भी कश्मीर में ही है और यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी निर्मित औजार का साक्ष्य मिला है। धूसर मृदभांडों का प्रयोग का साक्ष्य मिला है और सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से ये सब प्राप्त हुआ है? ये सब गुफा कराल से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान में है और गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के भी साक्ष्य मिले हैं। महदहा। महदहा उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं और धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे है कोल्डिहवा और कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से धान की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ है, जो धान की खेती भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य का माना जाता है। इसको याद रखेंगे। संगनकल्लू। संगनकल्लू कर्नाटक में स्थित है और यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो
बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिक्लीहल यह कर्नाटक में स्थित है और यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चोपानी मांडो यह उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है सारूतारू। यह गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ी व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं और सारूतारू असम में है। चिरांद यह बिहार का एक स्थल है जहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित होते थे। दाओजली यह भी असम का एक स्थल है जहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नौदाटोली नामक ताम्र प्रसारणिक स्थल का उत्खनन HD संकालिया ने किया था और नौदाटोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यह सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और अगले वीडियो का टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।